हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अरविंदा A1 चैनल में। तो पिछले वीडियो में आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड उससे पिछले वीडियो में लाइफ प्रोसेस के बारे में कुछ MCQ क्वेश्चन लेकर आई थी। तो आज चैप्टर 3 यानी जेनेटिक्स और एंड हेरिडिटी का क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो भी MCQ ही क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण, ठीक है, से हमारी यानी मनुष्य की कौन सी ऐसी दृष्टिकोण है, कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो हमारी एकदम समझात मिलती जुलती हो। तो पहला ऑप्शन है चीन के विद्यार्थियों से, सेकेंड है चिंपैंजी से, थर्ड है मकड़ी से, फोर्थ है जीवाणु से। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, चिंपैंजी से, क्योंकि मनुष्य और चिंपैंजी, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य और चिंपैंजी के जो पूर्वज थे वो समान होते हैं। तो इसका आंसर होगा चिंपैंजी से। सेकेंड क्वेश्चन है द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है। पहला है वाइसमैन, सेकेंड है लेमार्क, सी है चार्ल्स डार्विन, डी है इनमें से सभी के द्वारा। तो वाइसमैन के द्वारा नहीं, लेमार्क और चार्ल्स डार्विन इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारी क्या है। सबसे पहले लेमार्क सिद्धांत जानते हैं। तो लेमार्क ने बताया था कि कोई भी जीव बाहरी वातावरण के अनुकूल अपने बॉडी को ढालता है तो जो उसकी इफ़ेक्ट होती है वो अगली पीढ़ी में दिखती है। और चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग जो होता है वो कहे हैं कि जितने भी जीव जंतु या मनुष्य हैं वो उनकी पूर्वज जो है सभी एक ही हैं, और उनकी जितनी भी जीव जंतु और मनुष्य का जो भी प्रभाव होता है वो अगली पीढ़ी में ना दिख कर वो समय समय से विकसित होते रहता है। तो ये है डार्विन का सिद्धांत और ये था लेमार्क का सिद्धांत, पहला वाला। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में सभी जीव जंतुओं के बारे में और मनुष्य के बारे में बताया गया है, उसमें वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर सी होगा, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो प्रत्येक जनन कोशिका में हमारी क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, 23 पेयर कह सकते हैं। और यदि नंबरिंग की बात करें तो हमारी नंबरिंग में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 46 गुणसूत्र होते हैं। और पेयर की बात करें तो 23 होते हैं। ब्लैक। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या। देखिए अभी इससे पहले जो था वो पूछा था क्या कि क्रोमोसोम कितने होते हैं प्रत्येक जनन कोशिका में, तो 23, ठीक है। अब वही क्वेश्चन हमारा नंबर में पूछ रहा है कि उसकी संख्या कितनी होती है। तो उसकी संख्या हमारी ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी दे रहा है 42, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 40। तो हम अभी बताएं इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। किसके? अच्छा, क्वेश्चन 5 कह रहा है जनन कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी प्रकृतियां हैं। जनन कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी प्रकृतियां हैं। तो 1, 2, 3, 4। तो इसकी आंसर होगी 1, क्योंकि जनन कोशिका में जो गुणसूत्रों की होती है वो केवल एक ही प्रकृति है, वो है मनुष्य की प्रकृति हम बोल सकते हैं, जिससे आने वाली संतति हमारे गुणसूत्रों से निर्माण होते हैं, ठीक है। तो इसकी जितनी भी प्रकृतियां हैं वो केवल एक ही हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मनज के गुण कितने सूत्रों के संख्या होगी, कितने गुणसूत्रों की संख्या होगी। जब नर यानी कि एक नर की गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 23, ये है मेल की, और फीमेल की कितनी है, ये भी फीमेल की 23 है। तो जब संलयन करेगा तो जो हमारे जो जाइगोट होंगे, भ्रूण होंगे, एम्ब्रियो होंगे, तो उसकी संख्या, उसके गुणसूत्रों की संख्या हमारी कितनी होगी, तो 46 होगी, 46 होगी।
सेवेंथ है मानव में लिंग गुणसूत्र कौन है? मानव के लिए लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जानते हैं, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है XY, ऑप्शन बी है XX, ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मानव के लिए लिंग गुणसूत्र कौन है? तो हम समझते हैं पहले XY जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं हमारे मेल के लिए, और XX जो होते हैं वो होते हैं हमारे फीमेल के लिए। तो मानव के लिए हमारी दोनों गुणसूत्र हैं, XX भी हैं और XY भी हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो 7th क्वेश्चन में अभी आप देखें हैं कि XY हमारा किसके लिए है? तो मेल के लिए है। और सेम यही क्वेश्चन 8 में पूछ रहा है कि यदि किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? स्त्री होगा, स्त्री होगी, पुरुष होगा, सी में कह रहा है, और ए और बी दोनों, यहाँ ए छूटा हुआ है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो XY हमारा होता है वो होता है पुरुष के लिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? संतान का लिंग निर्धारण किस पर होता है? तो सबसे पहले जानते हैं संतान पे माता या पिता से। तो माता में ऑलरेडी होती हैं, मादा यानी कि जो मेल है वो मेल में हमारा जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होती है वो हमारी XX हमारी पहले से ही होती है, और जो मेल होते X है ये, Y मत समझिएगा, X, और जो मेल होते हैं उसमें हमारी चेंजिंग होती है। उसी के अकॉर्डिंग हम यदि पिता में X आ जाए तो वो बेटी उत्पन्न होती है, और Y हो जाए तो वो बेटा उत्पन्न होता है। तो किस प्रकार निर्भर होता है? तो हमारा होगा पिता से प्राप्त गुणसूत्रों पे। यानी हमारा मेल क्या है कि इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व नहीं है, फीमेल है, बट मेल का ही हमारा क्या होता है, हेल्प होता है, जिसके द्वारा नए संतति हमारा उत्पन्न लेता है, चाहे वो मेल हो या चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। क्वेश्चन 10 कह रहा है अगर संतान को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो उसका लिंग क्या होगा? यदि X गुणसूत्र, ठीक है, अभी इससे पहले वही चीज है, उसमें Y था, XY था, इसमें केवल X है। यदि मेल में पिता से X है और फीमेल में ऑलरेडी XX होते हैं, तो जब इन दोनों का संलयन होगा तो हमारा जो आने वाला संतति होगा या जो वंशागत लिंग है वो हमारा स्त्री होगा, ठीक है। 11th कह रहा है स्त्रियों के लिए लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो अब तो ये आप लोग तुरंत टिक कर लेंगे, स्त्रियों के लिए कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो XX। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आनुवंशिकता का ऑप्शन ए है मेंडल ने, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस ने, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत हमारा मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने। मेंडल ने बताया था कि यदि पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में माता पिता का लक्षण स्थानांतरित होता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं, और जो लक्षण स्थानांतरित होते जाता है उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो इसका जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो मेंडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वो कहलाती है। परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन, मान लेते हैं कि हम एक मनुष्य हैं, मानना क्या है वो मैं हूँ, ठीक है, तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी घटना घटित हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल रहे हैं। जैसे गर्मी आ रही है तो गर्मी के अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी टेम्परेचर अपने आप को ढाल रहे हैं, बरसात और ठंड तीनों सीजनल के अनुसार हम अपने आप को ढाल रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुकूल कहते हैं। अनुकूल कहते हैं, क्योंकि
अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को उस चीज़ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम अनुकूल कहते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं, प्रकृति का यह घटना कहलाती है। जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं, प्रकृति का यह घटना कहलाता है। तो प्रकृति का यह घटना हमारा क्या कहलाएगा? ऑप्शन है आनुवांशिक विभिन्नता, से बी है आनुवांशिक पुनर्योग, सी है हमारा प्राकृतिक चयन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम प्रकृति के अनुसार अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे, तो सी होगा हमारा प्राकृतिक चयन। 15 कह रहा है डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है। अभी इससे पहले हम समझे हैं डार्विन लेमार्क का सिद्धांत, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ। डार्विन ने बताया था कि जीव जंतु या मनुष्य के जितने भी पूर्वज थे वो केवल एक थे, ठीक है, और जो भी प्रजाति, जीव के जितने भी प्रजाति हैं वो समय समय पर विकसित होते हैं। तो इनका सिद्धांत था, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण, बी कह रहा है लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत, सी है पृथ्वी की उत्पत्ति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण ही हमारा डार्विनवाद का सिद्धांत कहलाता है। 16 है वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं। अवैसे जीव जो आपस में प्रजनन करके एक जैसी संतान उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है एक जाति, बी है एक प्रजाति, सी है प्राणी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करेंगे, यानी हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, तो अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करेंगे तो हम मनुष्य ही करेंगे, मानव ही करेंगे, कोई जानवर को नहीं करेंगे। तो वो हमारी होती है एक प्रजाति। एक प्रजाति एक ने अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करती है। 17 कह रहा है कि आपस में प्रजनन करने वाली जाति के समूह को कहते हैं। आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को हम जाति उद्भव कहते हैं, या आबादी कहते हैं, प्रजाति कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपस में जो प्रजनन करने वाली जो समूह होती है उसे हम आबादी कहते हैं। 18 कह रहा है कि ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य के संपादन में भिन्नता है वे क्या कहलाती है। ऐसे अंग, ऐसी संरचना, ऐसी अंग जिसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो समान है, उसकी उत्पत्ति भी समान है, बट उसकी जो एक्टिविटी है, उसका जो कार्य है वो क्या है, वो अलग है, भिन्न है, तो उसे हम समजात अंग कहते हैं। 9th है मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या कहलाते हैं। अग्रपाद का मतलब होता है आगे की ओर, आगे की पैर। तो मनुष्य और गाय का जो आगे का पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो समजात अंग कहते हैं, या असमजात अंग कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसका होगा समजात अंग। मनुष्य और आगे का जो पहला पोर्शन होता है वो हमारा समजात अंग के अंतर्गत आता है। 20 है पक्षी और तितली के पंख कैसे हैं। समजात है, असमजात है, अवशेषी है, इनमें से कोई नहीं है। तो पक्षी और तितली का जो पंख होते हैं वो असमजात अंग में आते हैं क्योंकि ये दोनों भिन्न हैं। 21 कह रहा है पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं। प्राचीन समय में जो पत्थरों के शिलालेख वगैरह जो होते थे, जो उनके अवशेष, यानी कि मतलब कि छोड़ा हुआ अवशेष का मतलब, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो समजात अंग कहते हैं। असमजात या जीवाश्म इनमें से कोई नहीं। तो समजात अंग और असमजात अंग नहीं होते हैं क्योंकि ये अवशेष पार्ट नहीं होते हैं हमारे। ये जब भी होते हैं तो अवशेष नहीं आएंगे, या तो हमारा रिप्रोडक्शन में ही आएंगे या तो फिर हमारे उसके बाद आएंगे, छोड़ा हुआ भाग नहीं आते हैं। तो इसमें हमारे जीवाश्म आएंगे। जीवाश्म जो होते हैं वो पत्थरों के प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को उसको दर्शाते हैं, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं। 22 कह रहा है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है। जीवाश्म का आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो पहला है रेडियो कार्बन काल का निर्धारण,
सेकेंड है समस्थानिक अनुपात, सी है सापेक्ष, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा रेडियो कार्बन काल का निर्धारण ये नहीं है। समस्थानिक अनुपात ये भी हमारा नहीं आता है, सापेक्ष इनमें से कोई नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आखिर? तो जीवाश्म का आयु ज्ञात करने का जो तरीका होता है यहाँ हमारा होगा रेडियो कार्बनिक डेटिंग कहते हैं उसे, रेडियो कार्बनिक डेटिंग कहते हैं। यदि हम इसकी समस्थानिक की बात करें तो हम समस्थानिक में ये हमारा 2 आता है, समस्थानिक में इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा एक C12 आता है और एक हमारा C14 आता है, जिसके द्वारा हम जीवाश्म की आयु को हम उसके एज को हम ज्ञात करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होगा। 23 क्वेश्चन कह रहा है जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, या NO2 नहीं था, या इनमें से कोई नहीं था। तो हमारा इनमें से बी ऑप्शन होगा राइट। O2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, जीवों की उत्पत्ति से पहले O2 नहीं था। 24 क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आई थिंक 3rd या 4th में था कि चिंपैंजी मनुष्य किसकी समानता है। तो अभी फिर आ रहा है कि मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? चिंपैंजी मनुष्य का पूर्वज है या मनुष्य ही चिंपैंजी का पूर्वज है? दोनों के पूर्वज समान थे या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा ऑप्शन सी होगा। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य और चिंपैंजी के जो पूर्वज थे वो एक समान थे। 25 है मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है मानव का? या अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो मानव का उद्भव हमारा अफ्रीका से हुआ है। 26 है संसार में मानव की कितनी प्रजातियां? यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। संसार में मानव की कितनी प्रजातियां हैं? तो मानव जाहिर सी बात है एक है, बाकी सब तो जीव जंतु हैं। तो संसार में मानव की कितनी प्रजातियां हैं? तो एक है। 27 है जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है? जीनोटाइप से, गुणसूत्रों से, क्रमिक विकास से, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवों की जो जटिल अंग है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो जीनोटाइप से। यानी जीनोटाइप क्या है भाई? तो जीनोटाइप एक आनुवांशिक खंड है, ठीक है, जिससे हम पता लगाते हैं। गुणसूत्र भी नहीं है। क्रमिक विकास यानी कि क्रम के अकॉर्डिंग जो विकास होते हैं, डेवलप्ड हुए हैं, जो भी जीव है, जंतु है, जंतु से जीव, जीव से मनुष्य, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी होगा क्रमिक विकास से। 28 क्वेश्चन कह रहा है 28 कह रहा है कि कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान की विषम पर्यावरण वाले स्थानों में आज भी जीवित है? कौन से अति प्राचीन? अति प्राचीन का मतलब बहुत पहले, एंशिएंट टाइम में, ठीक है। तो वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में भी वो अभी भी जीवित हैं, ठीक है। तो डायनासोर हैं, विषाणु हैं, या जीवाणु हैं, या पक्षी हैं? तो डायनासोर का तो हम अभी तक देखे नहीं हैं सामने से, जो भी सुने पढ़े हैं बुक से ही हैं। विषाणु या जीवाणु या पक्षी? तो हमारा आंसर होगा जीवाणु। इसकी जीवाश्म भी हमारी मिली हुई है, ठीक है। जीवाणु का जो जीवाश्म होता है यानी कि छूटा हुआ पदार्थ, मतलब कि छूटा हुआ उसका कण होगा, तो वो हमारा आंसर होता है जीवाणु। यानी अति प्राचीन प्राणी वर्तमान के विषम पर्यावरण वाले स्थान में वो आज भी जीवित हैं, तो हमारा आंसर होगा जीवाणु। 29 है जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? अजैव पदार्थ से, प्रोटोप्लाज्म से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जीवन की उत्पत्ति हमारी हुई है अजैव पदार्थों से। 9th कह रहा है मेंडल के प्रथम नियम क्या हैं?
तो मेंडल ने 3 नियम को प्रतिपादित किया था, ठीक है। पहला नियम था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, सेकेंड था प्रभाविता का नियम, और थर्ड था हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो मेंडल का प्रथम नियम जो है वो हमारा है पृथक्करण का नियम। अब समझ लेते हैं पृथक्करण का नियम भी क्या है। तो ऐसे पृथक्करण के नियम में जब कोई गुणसूत्र को हम जब क्रॉस कराते हैं, जब 2 जोड़ी लक्षण को हम जब क्रॉस कराते हैं, तो जो भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, यानी अलग अलग, ठीक है। और हमारी जो प्रभाविता के नियम थे उसमें भी हम जब लक्षण को क्रॉस कराते हैं तो जो भी उत्पन्न होते हैं उसका हम पुनः क्रॉस कराते हैं, ठीक है। उसका हम अलग से एक क्लास लेंगे तो डिटेल में सारे चार्ट वगैरह बना के समझाएंगे आपको। 31 कह रहा है प्रकृतिवरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकृतिवाद द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिद्धांत हमारा डार्विन ने दिया था। ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि प्रकृतिवाद का चयन किसने किया था या जैव विकास का चयन किसने किया था? तो हमारा डार्विन ने किया था। 32 कह रहा है कि किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? अत्यधिक विविधता यानी डाइवर्सिटी किस प्रजाति में देखी जाती है? शेर में देखी जाती है, चिंपैंजी में, गेंडा में या मनुष्य में? तो अधिक विविधता यानी देखी जाती है तो वह है मनुष्य में देखी जाती है। 33 है जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारित कौन करता है? तो जोन, यहाँ जोन ना हो के जीन होगा। जीन। बी है क्रोमोसोम, सी है हमारा डीएनए और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो वंशागत गुण का जो निर्धारित करता है वो है हमारा जीन, यानी ऑप्शन ए। 34 कह रहा है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, जेवी लेमार्क को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से किसी को नहीं कहते। तो हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, यानी फादर्स ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण को क्या कहते हैं? इससे पहले हम बताए थे आनुवंशिकी क्या है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता का जो भी लक्षण बच्चों में स्थानांतरित होता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है, आनुवंशिक कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए होगा, आनुवंशिक कहते हैं। 36 कह रहा है निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में मनुष्य की भूमिका निभाती है? निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाती है? आनुवंशिक गुण, उपार्जित गुण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास में यानी कि हमारी जो भूमिका निभाती है वो है आनुवंशिक गुण, यानी जेनेटिक्स के द्वारा ही कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं उसको हम करते डेवलप भी कर सकते हैं, यानी करते भी हैं। तो हमारा पहला आनुवंशिक गुण। 37 कह रहा है मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? शॉर्ट क्वेश्चन में समझते हैं। तो मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पौधे पे किया था? गुलाब का, गुलदाउदी का, साधारण मटर का या नीम का? तो मेंडल ने साधारण मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। 38 कह रहा है विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? विभिन्नता अलग अलग भिन्न भिन्न चीज़ों में उसके मुख्य यानी उसकी जो मुख्य है, प्रमुख जो भी कहें, उसका कारण क्या है? समसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है या असमसूत्री विभाजन है, इनमें से सभी। तो जो विभिन्नता यानी मियोसिस डिवीजन जो होती हैं तो वो हमारी जो मुख्य कारण है वो होती है मियोसिस समसूत्री विभाजन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होती है मनुष्यों में। 39 है जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? कोशिका विभाजन,
आनुवांशिक पुनर्योग, ये डीएनए का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। यानी जन्म के अकॉर्डिंग जो हमारी विभिन्नता होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो भी विभिन्न उत्पन्न होंगी, उसका मुख्य कारण क्या है? तो आनुवांशिक पुनर्योग के अकॉर्डिंग जनिक विभिन्नता का मुख्य कारण है। 40 क्वेश्चन कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल, मंडल लिखा है यहाँ, मेंडल होगा, कब पादरी बने थे? पादरी का मतलब होता है क्रिश्चियन फादर, ठीक है, जो चर्चों में होते हैं। तो वो कब बने थे? 1840 ईस्वी में, 1842 में, 1845 में, 1847 में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल 1847 ईस्वी में उन्होंने पादरी बने थे। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया? 10, 6, 5, 7। उन्होंने 7 गुणों पे अध्ययन किया था। 42 कह रहा है कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? रिसीवर है, ठीक है, डोनेटर नहीं है, डोनेट नहीं कर सकता है, ले सकता है। ए है, बी है, ए बी है या ओ है। तो सबसे जो ब्लड ले सकता है किसी से भी, तो वो हमारा ए बी ग्रुप है। ए बी ग्रुप जो होते हैं वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। 43 कह रहा है निम्न में कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? डोनर जिसे कहते हैं, तो ए बी या ओ। तो हमारा ओ ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं या मनुष्य हैं या जिसका ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। हाँ, बट बाकायदा याद रखिएगा कि केवल पॉजिटिव वाले, मान लीजिए कि ओ पॉजिटिव है किसी मनुष्य का ब्लड ग्रुप, तो वो केवल पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही देगा, पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही देगा, किसी निगेटिव व्यक्ति को नहीं देगा, पॉजिटिव वालों को ही देगा। तो जो डोनर है हमारा किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, तो वो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है। 44 कह रहा है कि एक संकर संकरण का प्रारूपी अनुपात है। एक संकर संकरण का 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 या 1:3:3:1। तो हमारा एक संकर संकरण का जो प्रारूप अनुपात है वो 1:2:1 है। इसको भी देख लेते हैं। तो एक यानी समझ लें यहाँ हमारा लंबा पौधा है, एक हमारा बौना पौधा है। ब्लैक पेन यूज कर ले। लंबा पौधा, एक हमारा बौना पौधा। लंबा पौधा को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और बौना पौधा को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। जब हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो हमें जो हमारा फर्स्ट जनरेशन होगा वो हमारा एक हमारा होगा कैपिटल टी, एक हमारा होगा स्मॉल टी, यानी F1 जनरेशन जिसे कहते हैं, F1 जनरेशन। तो इसमें हमारा आएगा संकर लाल पौधा। यदि हम रेशियो की बात कर लें तो वो भी हम निकाल लें, यहाँ निकालते हैं, कोशिश करते हैं अगर हो जाए तो। ठीक है, इन दोनों का हम क्रॉस करेंगे तो हमारा आएगा कैपिटल टी। इन दोनों के साथ हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो हमारा आएगा एक हमारा कैपिटल टी, एक हमारा स्मॉल टी। फिर हमारा हम इन स्मॉल टी और कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारा स्मॉल टी। तो देखिए क्या आ रहा है, कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो एक हमारा ये हो गया पहला ये अलग है, ये लंबा पौधा में आ रहा है। एक हमारा कैपिटल टी है, एक हमारा स्मॉल टी है। इसमें भी हमारा कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये भी हमारा जो है वो दोनों कैपिटल स्मॉल टी है। तो हमारा कोई भी परसेंटेज देखते हैं तो वो हमारा 100 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए
25 पे ले लेते हैं तो हमारा जो है कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हमारा टी, तो इसको हम 25% मान लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम 50% मान लेते हैं और इसको हम 25% मान लेते हैं। तो यानी हमारा यदि बात करें तो आप लोग के सामने है तो 1:2:1 हो जाएगा, यानी 44 का बी राइट आंसर होगा। 45 में कह रहा है कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम के क्या कहते हैं। वैसे तो मनुष्य के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, यदि 22 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम कहते हैं या वाई क्रोमोसोम कहते हैं। तो मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। जब 22 जोड़े क्रोमोसोम हो जाते हैं तो उसे हम ऑटोसोम कहते हैं। 46 कह रहा है कि सर्वप्रथम दो जीव की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई है, शैवाल के कारण, नीला हरा शैवाल के कारण, लाइकेन के द्वारा या फफूंदी के द्वारा। तो सर्वप्रथम 2 जीव की जो उत्पत्ति हुई थी हमारी नीला हरा शैवाल के द्वारा हुई थी। 47 कह रहा है चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था। चूहे के पूंछ पर जो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो 21 पीढ़ियों तक काम किए थे, उसको प्रयोग में लाए थे, लैमार्क ने, डार्विन ने, वाइसमैन ने या मंडल ने। तो हमारा 41 का पहला आंसर होगा लैमार्क ने। 48 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंक क्रोमोसोम का जोड़ा है। इससे देखिए वही बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला क्रोमोसोम है। तो इससे पहले हम बकायदा बनाए थे, ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी XY, ऑप्शन सी XYY, ऑप्शन डी कह रहा है XO। तो हमारा आंसर होगा ए XX। 49 है, मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़ों को क्या कहते हैं। कंप्लीटली इससे पहले पढ़े थे। 47 में 22 क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। अब इसमें पूछ रहा है 23 यानी कंप्लीटली पेयर पूरा का पूरा है, उस जोड़े को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, युग्मनज कहते हैं या उपयुक्त सभी कहते हैं। तो जब हमारा पूर्ण है तो उसे हम लिंक क्रोमोसोम कहेंगे। 50 क्वेश्चन पे ध्यान दें, तो लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है। कौन सा क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करता है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारा बॉयज़ है, मेल है या फीमेल है। तो वो हमारा क्रोमोसोम कौन सा करता है, तो लिंग क्रोमोसोम निर्धारित करता है लिंग निर्धारण को। ठीक है। तो आज के लिए है इतना ही, बाकी मिलते हैं। आप लोग का एक लास्ट चैप्टर बच गया तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।